हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास जो 11वीं जो बायोलॉजी है वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कल की जो क्लास लगी थी उसमें हमने जीवों का जो वर्गीकरण था, द्विजगत पद्धति, त्रिजगत पद्धति, चतुर्जगत पद्धति और पंचजगत पद्धति, इनका हमने अध्ययन किया। और आज हम वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए इधर, ये जो वायरस होता है, ये जो विषाणु होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव। हम कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय क्या होता है? जीव होता है। और अगर हम बात करें तो ये जो जीव होता है वो अति सूक्ष्म होता है। अति सूक्ष्म, बहुत छोटा। तो हम कह सकते हैं कि वायरस एक कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है। एक कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है। अगला जो इसके बारे में पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि ये जो वायरस होता है, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इस वायरस के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वायरस है वो निर्जीव व सजीव के बीच की योजक कड़ी है। निर्जीव व सजीव के बीच की योजक कड़ी है। ध्यान ये रखना है कि ये जो वायरस है वो निर्जीव और सजीव दोनों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है वायरस को। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि भाई वायरस जो है ना, उसको निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है? निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है? तो उसका कारण है, क्या कारण है? पहला कारण यह है कि ये जो वायरस होता है, ये वायरस जब किसी भी परपोषी कोशिका से बाहर स्थित होता है, परपोषी कोशिका से बाहर, अगर कोई परपोषी कोशिका है और उस परपोषी कोशिका से कहाँ पर स्थित है? बाहर। तो जब ये परपोषी कोशिका से बाहर स्थित होता है तो ये मृत अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है बेटा? मृत अवस्था। कौन सी अवस्था में होता है? मृत अवस्था में होता है। जब ये जो वायरस है, हम कह सकते हैं कि ये वायरस बाहर मृत अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही ये वायरस जो परपोषी कोशिका होती है, उस परपोषी कोशिका में जैसे ही ये प्रवेश करता है, जैसे ही परपोषी कोशिका में ये प्रवेश करता है तो तुरंत ये जीवित अवस्था में हो जाता है। कैसी अवस्था में हो जाता है? जीवित अवस्था में। तो आप यहां पर देख रहे हैं निर्जीव मृत अवस्था, सजीव जीवित अवस्था। तो हम कह सकते हैं कि वायरस जो होता है, जब ये
बाहर स्थित होता है, परपोषी कोशिका से बाहर स्थित होता है, तो ये मृत अवस्था में होता है। और जब ये परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसके संपर्क में आता है, तो उसके अंदर जब ये प्रवेश कर जाता है तो इसमें सारी क्रियाएं संचालित होने लग जाती है और ये वृद्धि करता है, गुणन करता है, पुनरावृत्ति इसके अंदर होती है और ये सजीव अवस्था में हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो वायरस होता है वो निर्जीव और सजीव के बीच की क्या है, योजक कड़ी है। निर्जीव और सजीव के बीच की कौन सी कड़ी है, योजक कड़ी है। अब अगर हम बात करें कि जब ये निर्जीव अवस्था में होता है तो इसमें कौन से लक्षण होते हैं, और जब ये सजीव अवस्था में होता है तो इसमें कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसके निर्जीव गुण। कौन से गुण है बेटा इसके, निर्जीव गुण। कौन से गुण है, निर्जीव गुण। निर्जीव गुण क्या क्या है इसके, कि ये जब मृत अवस्था में होता है तो इसमें उपापचय क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं मैंने आपको बताया था। उपापचय जो क्रियाएं होती है वो दो प्रकार की है, अपचय और उपचय, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये जो उपापचय क्रियाएं हैं ये उपापचय क्रियाएं नहीं होती। नो, कब, जब कौन सी अवस्था में होता है, मृत अवस्था में होता है। तो जब मृत अवस्था में होता है तो इसमें उपापचय क्रियाएं नहीं होती। दूसरा कि इसमें मृत अवस्था के दौरान श्वसन क्रिया भी नहीं होती। श्वसन क्रिया भी नहीं होती, मतलब श्वसन नहीं कर सकता है। अगर श्वसन ही करने लग गया तो सजीव हो गया। ये जो कंडीशन, ये जो आप लक्षण देख रहे हैं, ये परपोषी कोशिका से बाहर की स्थिति है। तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है कि वास्तव में देखा जाए तो इसकी कोई विशिष्ट कोशिकीय संरचना नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वायरस होता है इसकी कोई विशिष्ट कोशिकीय संरचना, विशिष्ट कोशिकीय जो संरचना है ये भी नहीं होती। नो, विशिष्ट कोशिकीय संरचना नहीं होती, श्वसन क्रिया नहीं होती और उपापचय क्रियाएं भी नहीं होती। बात करें हम और अगले पॉइंट की, चौथे पॉइंट की, तो इसमें एंजाइम भी नहीं होते मृत अवस्था में। जो एंजाइम होते हैं वो भी इसके अंदर नहीं होते। कौन नहीं होते, एंजाइम। तो ये हो गए आपके जो वायरस होता है उसके निर्जीव गुण। अब हम बात करते हैं वायरस के सजीव गुणों की। वायरस के कौन से गुणों की, सजीव गुणों की। अगर हम सजीव गुणों की बात करते हैं तो पहला गुण यही है कि ये जो वायरस होता है इसमें आनुवांशिक पदार्थ, जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो जेनेटिक मटेरियल्स आरएनए व डीएनए, आरएनए व डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए व डीएनए होता है पहला। तो ये सजीवता का लक्षण है, आनुवांशिक पदार्थ है। दूसरा,
दूसरी अगर बात करें तो ये जो वायरस होता है, ये जब परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो परपोषी कोशिका में जब ये प्रवेश करता है, परपोषी कोशिका में जब ये वायरस प्रवेश करता है तो इसमें गुणन होता है। क्या होता है इसमें? गुणन। तो हम कह सकते हैं कि जब ये परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है तो इसमें गुणन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? गुणन की। तीसरा, ये जो वायरस होता है ये ताप, टेम्परेचर और नमी, गीलापन, जिसको बोलते हैं आर्द्रता। तो ताप जो होती है, आर्द्रता जो होती है, उसके प्रति ये संवेदनशील होता है। ताप और आर्द्रता के प्रति कैसा होता है? संवेदनशील, उत्तेजित। तो ताप और आर्द्रता, इन दोनों के प्रति ये संवेदनशील होता है। उसके लास्ट अगर पॉइंट देखा जाए चौथा, तो चौथा पॉइंट ये है कि ये जो आरएनए और जो डीएनए होता है इसका आनुवंशिक पदार्थ, तो जब ये वायरस परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो परपोषी कोशिका के अंदर जब प्रवेश करता है तो ये जो आरएनए और डीएनए होता है इसकी पुनरावृत्ति होती है। इसकी क्या होती है? पुनरावृत्ति। तो आरएनए और डीएनए की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये निर्जीव गुण पाए जाते हैं इसमें, ये सजीव गुण पाए जाते हैं। अतः वास्तव में स्पष्ट है कि वायरस जो होता है वो निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी है। निर्जीव और सजीव के बीच की क्या है? योजक कड़ी। अब इसकी संरचना देखते हैं, विषाणु की संरचना। तो आप सभी को ज्ञात है कि वास्तव में जो वायरस होता है वो निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी है। अब देखते हैं विषाणु की संरचना। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे विषाणु की संरचना। अभी आपने पढ़ा है कि विषाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म एक कोश के जीव होता है। अति सूक्ष्म कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। कौन होता है? विषाणु। अब इसकी संरचना देखो, ये विषाणु का सबसे भारी खोल है जो मैं बना रहा हूँ। ये बाहरी आवरण हो गया विषाणु का। ये बाहरी आवरण, ये जो बाहरी आवरण होता है, या हम कह सकते हैं कि बाह्य जो संरचना होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटाओ? प्रोटीन और लिपिड की। तो ये इसका बाह्य आवरण, बाह्य आवरण कह लो या बाह्य संरचना कह लो, बाह्य आवरण या बाह्य संरचना। इसके जस्ट नीचे कैप्सिड का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? कैप्सिड का। ये मैं बना रहा हूं यहां पर कैप्सिड का आवरण। ये हो गया आपका कैप्सिड का आवरण।
तो यहाँ पर नाम देते हैं आप कैप्सिड का आवरण। कैप्सिड का क्या हो गया? ये आपका आवरण हो गया। जस्ट इसके नीचे यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है आपका? आनुवांशिक पदार्थ। तो यहाँ पर आप नाम देते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्या नाम देते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। ये आपका बाह्य आवरण, ये इसके जस्ट नीचे कैप्सिड का आवरण, ये आपका आनुवांशिक पदार्थ। अब देखो, अगर हम वायरस की संरचना में देखा जाए तो इसका जो बाह्य आवरण होता है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? प्रोटीन व लिपिड। प्रोटीन और किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। और ये जो कैप्सिड का आवरण होता है वो कैप्सोमियर, ये कण होते हैं प्रोटीन के, तो जो कण होते हैं प्रोटीन के कण कैप्सोमियर, उन कणों से मिलकर के कैप्सिड का आवरण बनता है। तो ये जो एक कण है, ये जो एक कण है, ये एक कण, मैं एक कण की बात कर रहा हूँ, ये एक कण कहलाता है कैप्सोमियर। कैप्सोमियर। और बहुत सारे कैप्सोमियर्स आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कैप्सिड का आवरण का निर्माण करते हैं, कैप्सिड का आवरण बनाते हैं। तो फिर जस्ट कैप्सिड के आवरण के नीचे आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। और ये जो आनुवांशिक पदार्थ है इसमें आरएनए व डीएनए, आरएनए व क्या होता है? डीएनए होता है इसके आनुवांशिक पदार्थ में। अगर आनुवांशिक पदार्थ में देखा जाए तो आनुवांशिक पदार्थ का जो एक अणु है आनुवांशिक पदार्थ का, उस एक अणु में 1000 से लेकर 2.5 लाख तक, 1000 से लेकर के और 2.5 लाख तक जो है न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड 1000 से लेकर के लगभग 2.5 लाख तक जो है क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड, आनुवांशिक पदार्थ के एक अणु में। तो अब यहाँ पर हमने देखा है कि वायरस की अगर संरचना में देखा जाए तो वायरस एक कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है जिसे साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इतना अति सूक्ष्म जीव है, मतलब उसे बहुत ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है उसको उसका बड़ा आकार देखने के लिए। और इसमें निर्जीव और सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। संरचना की बात करते हैं तो इसका जो बाह्य आवरण होता है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। उसके नीचे कैप्सोमियर्स कण आपस में मिलकर कैप्सिड का आवरण बनाते हैं। कैप्सिड के जस्ट नीचे आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए होता है। आरएनए या क्या होता है? डीएनए होता है। और आनुवंशिक पदार्थ में बात करें तो इसका जो एक अणु होता है उसमें 1000 से लेकर के और 2.5 लाख तक जो है न्यूक्लियोटाइड्स पाए
चाहते हैं। तो आज हमने यहाँ पर जो वायरस है उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया। वायरस में पाए जाने वाले निर्जीव और सजीव गुणों का भी हमने यहाँ पर अध्ययन किया। तो कल से हम जो जीवाणुभोजी हैं उस जीवाणुभोजी की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखना। अच्छी तरीके से वीडियो को बार बार देखोगे तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हम कल जीवाणुभोजी के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।